ओल्टमैन ने कोशिकाओं में इसकी उपस्थिति को बताया था। अल्टमैन ने बताया था कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है ना, ये कोशिकाओं में पाया जाता है, परंतु इन्होंने भी इसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया नहीं रखा, इन्होंने इसका नाम बायोब्लास्ट रखा था। क्या नाम रखा था? बायोब्लास्ट। तो 1898 में सी बेंडा नामक वैज्ञानिक ने इसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया रखा था। तो 1880 में सबसे पहले कीटों की रेखित पेशियों में कोलिकर ने देखा कि कोई संरचना है। उसके बाद अल्टमैन ने कोशिकाओं में इसकी उपस्थिति के बारे में बताया और इन्होंने इसका नाम बायोब्लास्ट रखा। और आगे चलकर 1898 में सी बेंडा ने इसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया रखा था। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? तो यह कोशिका द्रव्य में पाई जाने वाली गोलाकार अथवा सूत्राकार रचनाएं होती हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली से घिरी होती है, जैसा कि आप देख रहे हैं, यह है माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया सेल के अंदर का, कोशिका के अंदर का एक पार्ट होता है, एक अंग है जो कि दोहरी झिल्ली से घिरा होता है। एक होती है अंतः झिल्ली यानी कि अंदरूनी झिल्ली और दूसरी है बाहरी झिल्ली। तो दो झिल्ली से ये घिरी होती है और इनमें आप जो ये उभार देख रहे हैं, इन उभार को क्रिस्टी कहा जाता है। तो याद रखिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में जो उभार जैसी संरचना होती है, इसे क्या कहा जाता है? इसे क्रिस्टी कहा जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का सेल में काम क्या है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा ग्रह यानी कि पावर हाउस कहा जाता है, क्योंकि यह सेल में ऊर्जा उत्पन्न करता है, इसीलिए इसे सेल का पावर हाउस कहते हैं। तो जितनी भी बार माइटोकॉन्ड्रिया से प्रश्न बना है, यही पूछा जाता है कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। और माइटोकॉन्ड्रिया में कोशिका श्वसन से संबंधित कार्य, एटीपी का निर्माण एवं भोजन का ऑक्सीकरण होता है। तो इसका कार्य क्या है? तो कोशिका के भीतर श्वसन और एटीपी की फुल फॉर्म क्या होती है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का निर्माण करना होता है। तो कोशिका के अंदर यह ऊर्जा उत्पन्न करता है, इसीलिए इसे कोशिका का ऊर्जा ग्रह या पावर हाउस कहा जाता है। उसके बाद आगे चलते हैं और अगले अंग को देखते हैं। तो कोशिका का अगला अंग है लाइसोसोम। तो लाइसोसोम की खोज किसने की थी? तो क्रिश्चियन डी डूबे ने इसकी खोज की थी। तो इसका काम क्या है? तो यह कोशिका के अंदर पाचन का कार्य करता है। तो जो लाइसोसोम है, यह कोशिका के अंदर पाचन का काम करता है। तो इसके अंदर यानी कि लाइसोसोम के अंदर क्या होता है? तो इसके अंदर जल अपघटक एंजाइम होते हैं, जिसे इंग्लिश में कहते हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। तो कोशिका के अंदर जब भी कोई अंग यदि काम नहीं करता, तो यह क्या करता है? उस अंग पर जल अपघटक एंजाइम छिड़क देता है और उस अंग को नष्ट कर देता है। तो इसके अंदर कौन सा एंजाइम पाया जाता है? जल अपघटक एंजाइम पाया जाता है। और जब भी कोशिका के अंदर कोई अंग काम नहीं करता, तो जो न्यूक्लियस होता है यानी कि केंद्रक होता है, इसको इंस्ट्रक्शन देता है कि भाई ये वाला अंग काम नहीं कर रहा है, इसको ख़त्म कर दो। तो ये क्या करता है? उसके ऊपर जल अपघटक एंजाइम छिड़क देता है और वो अंग नष्ट हो जाता है। तो उसकी जगह कोशिका के नए अंग का निर्माण हो जाता है। तो जब पूरी कोशिका ही कार्य नहीं करती, तो ये क्या करता है? जब पूरी कोशिका ही कार्य करना बंद कर देती है, तो ये फट जाता है, जिससे पूरी कोशिका नष्ट हो जाती है। इसीलिए इसे आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है, इसे सुसाइड बैग भी कहा जाता है। क्योंकि क्या होता है, जब कोशिका का कोई एक अंग काम नहीं कर रहा, तो ये उसके ऊपर एंजाइम छिड़क देगा और उसको नष्ट कर देगा। परंतु जब पूरी की पूरी कोशिका ही काम करना बंद कर देगी, तो ये क्या करता है? ये फट जाता है और पूरी कोशिका को नष्ट कर देता है। इसीलिए इसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है। तो कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि कोशिका के किस अंग को आत्महत्या की थैली या सुसाइड बैग कहते हैं? तो किसे कहते हैं? लाइसोसोम को कहा जाता है। तो लाइसोसोम के बाद कोशिका का अगला अंग है गोल्जी कोय, जिसे इंग्लिश में गोल्जी बॉडी कहते हैं। तो गोल्जी काय की खोज किसने की थी? तो इसकी खोज 1898 में कैमिलो गोल्जी ने की थी। और यह क्या करता है? तो यह पदार्थों का परिवहन करता है, अर्थात यातायात में सहायक है, इसीलिए इसे यातायात प्रबंधक कहते हैं।
तो गोल्जी कोई का काम क्या करना है, तो इसका काम ट्रांसपोर्टेशन का है। जैसे कि जो राइबोसोम है वो क्या करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है, तो उस प्रोटीन को सेल के दूसरे भागों तक पहुंचाता कौन है, तो गोल्जी काय। तो गोल्जी काय का काम क्या है, तो इसका काम ट्रांसपोर्टेशन का है, इसीलिए इसे यातायात प्रबंधक कहा